जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बिहार शिक्षक भर्ती तैयारी 4.0 के लिए जीव विज्ञान को करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न दिया है, लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है मरोद्भिद, समोद्भिद, ग्लाइकोफाइट, लौड़ मृदोभिद, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लौड़ मृदोभिद। दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाम से ही यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, नाम से यहाँ पर लिखा हुआ है लवणता युक्त वातावरण पौधे। तो ये पौधे जो होते हैं लवण मृदोभिद होते हैं। नाम से भी आप पकड़ सकते हैं दोस्तों इसको। अगला प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन है हृदय, यकृत, अग्नाशय, मस्तिष्क, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम जो होता है वो मस्तिष्क की जांच के लिए किया जाता है प्रयोग। साथ ही दोस्तों हृदय के लिए बात करें तो हृदय के लिए ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का प्रयोग किया जाता है दोस्तों हृदय के लिए, इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है ईईजी यानी कि इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि को मापने वाला यंत्र है। दोस्तों यह जो यंत्र है यह मस्तिष्क की विद्युतीय गतिविधि मापने वाला यंत्र है जो विभेदक प्रवर्तन यानी डिफरेंशियल एम्प्लीफिकेशन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो विभेदक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न दिया है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण कौन सा है। ऑप्शन है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, यूवी, एक्सरे, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंफ्रारेड। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इंफ्रारेड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि इंफ्रारेड विकिरण जो होता है या अवरक्त विकिरण का उपयोग मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाता है। आगे दिया है दोस्तों, इंफ्रारेड लैंप विद्युत उपकरण हैं जिनसे इंफ्रारेड विकिरण उत्सर्जित की जाती है। दोस्तों इंफ्रारेड विकिरण को भी इसको ही अवरक्त विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी में इसको अवरक्त कहा जाता है इंफ्रारेड को, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है दोस्तों कि जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण क्या है। ऑप्शन है अनुकूलन, सहभागिता, उत्परिवर्तन, बहुगुणसूत्रता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्परिवर्तन। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण दोस्तों उत्परिवर्तन है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि वैज्ञानिकों का वह समूह जिसने प्रकृतिवाद के सिद्धांत को आधुनिक रूप दिया उसे नव डार्विनवादी कहते हैं। उसे दोस्तों नव डार्विनवादी कहते हैं। आगे है, आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीनों में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिससे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती है। इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। आगे दिया है, ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है। कायिक जनन पर, अलैंगिक जनन पर, लैंगिक जनन पर,
उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लैंगिक जनन पर। दोस्तों मेंडल के आनुवंशिकता का जो सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए की खोज किसने की थी? ऑप्शन है जेम्स वाटसन एम फ्रांसिस क्रिक, ग्रेगर मेंडल, जोहानसन, हरगोविंद खुराना, उपयुक्त में से एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों हम लोग बहुत सारी किताबों में दोस्तों पढ़ते हैं कि डीएनए की जो खोज है वो देता है कि वाटसन एवं क्रिक ने की थी, लेकिन वास्तव में दोस्तों डीएनए की जो खोज की थी वो थे फ्रेडरिक मिक्सचर। वास्तव में दोस्तों डीएनए की जो खोज की थी वो कौन थे? वो थे फ्रेडरिक मिक्सचर। लेकिन बहुत सारी किताबों में दोस्तों वाटसन एंड क्रिक देता है, तो यहाँ पर दोस्तों आप ऑप्शन नंबर 8 टिक कर सकते हैं। लेकिन लेकिन वास्तविक रूप से इसको सबसे पहले मिक्सचर ने ही पहचाना था। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, वास्तविक रूप से सबसे पहले इसको मिक्सचर ने पहचाना था और उसने इसका नाम डीएनए नहीं बल्कि यूक्लिन रखा था। लेकिन बहुत सारी किताबों में दोस्तों डीएनए की खोज के बारे में वाटसन एवं क्रिक ही देता है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर 8 टिक कर सकते हैं। लेकिन इसको भी ध्यान में रखिएगा कि डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था? तो मिक्सचर नहीं देखा था और इसने उसका नाम यूक्लिन रखा था। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि यह एक गलत धारणा है कि डॉक्टर जेम्स वाटसन एवं डॉक्टर फ्रांसिस क्रिक, एमएचएफ विल्किंस तथा फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिकों ने डीएनए की खोज की थी। वस्तुतः इन वैज्ञानिकों ने एक्सरे विश्लेषण द्वारा वर्ष 1953 ईस्वी में डीएनए का कुंडलीकार विन्यास प्रस्तुत किया था। वास्तव में डीएनए की पहचान सर्वप्रथम वर्ष 1869 ईस्वी में स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसे यूक्लिन कहा था। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, फ्रेडरिक मिक्सचर ने इसको यूक्लिन कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? ऑप्शन है एंजाइम, हार्मोन, आरएनए, डीएनए, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डीएनए। डीएनए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों डीएनए जो होता है जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागतिक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है आनुवंशिकी, सूक्ष्म जैविक, कोशिका विज्ञान, एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवंशिकी। आनुवंशिकी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति का अध्ययन करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आनुवंशिकी कहते हैं। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिकता एवं जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत दोस्तों जीवों की विभिन्नताओं का भी अध्ययन किया जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यकृत या मांसपेशियों में जो ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। ग्लाइकोजन के रूप में दोस्तों यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहती है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है कि शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की
रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, शुगर जो है ये कैसी शर्करा है, तो ये सरल शर्करा है जो कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत एवं मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज या ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? ऑप्शन है राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, अंतर्प्रदेश जालिका, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाइसोसोम। लाइसोसोम दोस्तों ये जो होता है इसमें कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को क्या करता है, तो नष्ट कर देता है। साथ ही दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। आत्महत्या की दोस्तों थैली भी कहा जाता है इसको, क्योंकि दोस्तों जब इसकी कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं तो ये खुद को नष्ट कर लेता है। इसी वजह से दोस्तों इसको आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। अगला इसमें दिया है दोस्तों, एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं कि लाइसोसोम की खोज जो थी वो डी डुवे ने की थी। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो इसकी खोज डी डुवे ने की थी। यह झिल्ली से घिरी संरचना होती है जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, इसमें जीवाणु तथा विषाणु प्रवेश करते ही नष्ट हो जाते हैं। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आत्मघाती थैली दोस्तों या फिर आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इंग्लिश में सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, शरीर में लौह की कमी से होने से क्या होता है? शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? ऑप्शन है रक्त अल्पता, स्कर्वी, हड्डियों में दुर्बलता, त्वचा के रोग, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त अल्पता। रक्त अल्पता दोस्तों जिसको इंग्लिश में एनीमिया भी कहा जाता है, ये जो है लोहे की कमी से हो जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया है शरीर में लौह की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है। लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों। साथ ही दोस्तों यदि आयरन की अधिकता हो जाए तो लौहमायता रोग होता है। लौह की कमी से दोस्तों एनीमिया या रक्त अल्पता रोग होता है। लेकिन यदि लौह की मात्रा बढ़ जाए तो उससे क्या हो जाता है, यदि लौह की मात्रा दोस्तों बढ़ जाए तो उससे लौहमायता रोग हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, उससे लौहमायता रोग हो जाता है। मैं लिख देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, यदि मात्रा बढ़ जाए आयरन की तो लौहमायता रोग हो जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों यहाँ पर, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 95.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। यह एक्सप्लेनेशन में दिया है दोस्तों, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सेल्सियस में दोस्तों 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है, इससे ऊपर तापमान की स्थिति को ज्वर या बुखार कहा जाता है। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों, इनमें से कौन सी ग्रंथि को मानव शरीर की तीसरी आंख कहा जाता है? ऑप्शन है पीनियल ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, मेमोरी और श्रु ग्रंथि।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीनियल ग्रंथि। दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो होती है वो हमारे दोनों आँखों के दोस्तों लगभग बीच में ललाट पर होती है। इसी कारण दोस्तों इसको तीसरी आँख कहा जाता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, इसी कारण इसको तीसरी आँख कहा जाता है, क्योंकि दोनों आँखों के बीच हमारे मध्य ललाट में होती है। साथ ही दोस्तों पीनियल ग्रंथि जो होती है ये मटर के दाने के समान होती है। इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, यह पीनियल ग्रंथि मटर के दाने के समान होती है। साथ ही दोस्तों इससे सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, पीनियल ग्रंथि से सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसको हंसाने वाला हार्मोन कहा जाता है। सेरोटोनिन दोस्तों, सेरोटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, जिसे हंसाने वाला हार्मोन कहा जाता है, सेरोटोनिन। साथ ही दोस्तों यहाँ दिया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों, इसको दोस्तों हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा, इसको हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं दोस्तों। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है अन्य जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है उनको कंट्रोल करती है। इसी कारण पिट्यूटरी को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया है, कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और मोड़े जा सकते हैं, वे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन है वर्टिब्रा, कार्पल्स, कार्टिलेज, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्टिलेज। दोस्तों कार्टिलेज जो होता है यह हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है, बल्कि इसको मोड़ा जा सकता है। जैसे दोस्तों हमारी कान की जो हड्डियाँ होती है, उपास्थियाँ, नाक कान की जो उपास्थियाँ होती है, इनको मोड़ा जा सकता है। ये जो होती है हड्डियों की तरह सख्त नहीं होती है। यहाँ एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि उपास्थि जिसको इंग्लिश में कार्टिलेज कहा जाता है, एक प्रकार का संयोजी ऊतक होता है। एक प्रकार का दोस्तों संयोजी ऊतक होता है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है। इसकी ठोस अधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है। परिणाम स्वरूप हड्डियों के बीच घर्षण कम होता है। उपास्थि नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी उपस्थित होती है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, कहाँ कहाँ उपस्थित होती है? तो नाक, कान, कंठ, श्वास नली में भी ये जो है उपस्थित रहती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। शैवाल और कवक, कवक और बैक्टीरिया, शैवाल और वायरस, एक से अधिक, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शैवाल और कवक। दोस्तों कवक जो होता है सारी सामग्रियों को जुटाने का प्रयास करता है, और शैवाल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन को बनाता है। तो इस तरह से दोस्तों ये सहभागिता दिखाते हैं एक दूसरे के साथ, ये जो है एक दूसरे का पोषण करते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं दोस्तों। इसमें दिया हुआ है, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। इसको ध्यान में रखिए दोस्तों, कवक जो होता है यह अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करता है। शैवाल दोस्त कवक जो होता है कवक जो होता है वो शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं, और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। दोस्तों जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो उसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि यह बैठती है अधः स्तर की सतह के समकोण पर, अधः स्तर के साथ एक कोण पर,
अधः स्तर की सतह के समानांतर एक से अधिक कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि यह अधः स्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।